वो इन तस्वीरों की जो आपको दिख रही हैं, असल में ये कॉपर प्लेट्स हैं। इन कॉपर प्लेट्स पर बने हुए ये जो आप उभरे हुए उकेरे हुए चित्र देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं, ये तमिल भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखे हुए लेख हैं। ये ताम्र प्लेट हैं जिन्हें भारत नीदरलैंड से लेकर आया है। 1000 साल पुराने इतिहास के प्रमाण हैं। सवाल बड़ा है कि नीदरलैंड कर क्या रहे थे, लाए कौन? तो सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा में हैं और उसमें से एक नीदरलैंड की यात्रा भी थी। और उस यात्रा में आपको 24 ऐसी प्लेट लौटाई गई हैं जो भारत के अंदर चोल डायनेस्टी का प्रमाण देती हैं। ये चोला एम्पायर क्या था, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। क्यों भारत को समुद्री ताकत होने का एहसास ये चोला एम्पायर कराता है, और आज भारत जब ये सोचकर गौरवान्वित होता है कि हम भी कभी महान थे, तो उसमें चोला एम्पायर का क्या? प्रधानमंत्री की नीदरलैंड की राजा रानी से भी मुलाकात होती है और उन्हीं मुलाकातों के बाद एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें 11वीं शताब्दी की चोला डायनेस्टी की प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स दे दी गई हैं। अब ये कॉपर प्लेट्स क्या थी? जिसमें उस समय यानी कि आज से लगभग 1000 साल पहले की जानकारी राजेंद्र चोल वन और राजा राज वन राजाओं के इतिहास की जानकारी देती हैं। अब उन तस्वीरों को आप एक बार देखें। ये 21 बड़ी प्लेट्स हैं और 3 छोटी प्लेट्स हैं। इन बड़ी प्लेट्स में तमिल और संस्कृत भाषाओं में जानकारी लिखी है। जिन भाषाओं में जो जानकारी लिखी गई है इन प्लेट्स में, उन पर लिखा गया है कि कैसे राजा शासन करता है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है, उसका सीमा क्षेत्र क्या है, उसका धार्मिक रूल रेगुलेशन क्या, सारी बातें इन पर लिखी गई हैं और ये पढ़ी जा सकेंगी। इनको इसी तरह से लाया जा रहा है। सवाल बड़ा है, ये आफ्टर ऑल नीदरलैंड पहुंची कैसे थी? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो कहीं तो शासन रहा होगा। तो नागपट्टिनम नामक क्षेत्र पर इनका कंट्रोल रहा था। वहां पर जब ये लोग आए थे तो यहां से उस समय पर इन पट्टिकाओं को अपने साथ लेकर चले गए थे। तब चोला डायनेस्टी थी नहीं, ये अपने साथ में राज करने आए थे, तो यहां से चीजें लेकर के चले गए थे। इनको वहां ले जाकर लैडन यूनिवर्सिटी के अंदर रखा गया था, तो उसी के चलते इन्हें लैडन प्लेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन प्लेट्स का ओरिजिन दक्षिण भारत के अंदर अनयमंगलम नामक जगह से था, इसलिए इन्हें अनयमंगलम कॉपर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इन पट्टिकाओं के अंदर लिखा क्या था? तो उस समय के चोल राजाओं की रीति रिवाज, प्रथाएं, किस तरह से वो टैक्स छूट को लेकर के नियम बनाते थे। कुछ ऐसा समझिए कि इन्हीं प्लेट्स पर क्यों लिखा था? कागज नहीं होते थे क्या? लॉन्ग लास्टिंग चले, ताकि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां इन नियमों को जान ले कि क्या चलता है। ठीक है, जिस तरह से स्तंभ गाड़ दिए जाते थे, बिल्कुल वैसा है कि किस तरह से भारत का इतिहास इतना समृद्ध था कि हमारे जो सिग्नेचर स्टैम्प्स हैं वो आपको इन क्षेत्रों में भी मिलते हैं। इवन राजाओं को भगवान की तरह पूजने का जो इन क्षेत्रों में, ये जो दक्षिण के क्षेत्र, ये आसियान जो कंट्रीज वाले क्षेत्र हैं, इनमें भी यहीं से निकलकर पहुंचा था, ये दर्शाता है। यानी चोल राजवंश बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी नौसेना बहुत पावरफुल थी। लगभग 1.5 लाख से अधिक सैनिक उसके पास हुआ करते थे। दक्षिण भारत में इनका वृहद विस्तार था। वास्तुकला की अगर बात करें, इनकी स्थापत्य कला की अगर बात करें, तो उस समय पर बने हुए टेंपल्स में, जिसका नाम बृहदेश्वर टेंपल है, जो मतलब आज भी मतलब लोगों के लिए बहुत ही अचंभे का कारण बनता है। अगर आप डिटेल में कभी इस टेंपल के बारे में जानेंगे तो आप मतलब आज भी दांतों तले उंगली चबाएंगे कि उस समय पर कोई ऐसी संरचना कैसे बना सकता है। इसके ऊपर रखा हुआ ये जो पत्थर है, जो 80 टन के आसपास के वजन का है, ये उस समय पहुंचा कैसे दिया गया होगा? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में राजा राज वन के द्वारा ये टेंपल बनवाया गया था 1000 साल पहले। इस समय पर बने हुए इस टेंपल में इतनी ज्यादा जो कारीगरी है, जिस तरह का काम इसमें है, मोनोलिथिक तरीके पर यहां पर भगवान शिव के सामने नंदी की जो मूर्ति बनी हुई है, ये सब कैसे हो सकता था? ये स्थापत्य कला के अजूबे हैं। आज भी लोग जब इस पत्थर के बारे में सोचते हैं कि इतना ऊपर ये पत्थर कैसे पहुंचाया होगा, तो कयास लगाए जाते हैं कि इसके बगल में पहले कोई बहुत बड़ा स्लोप बनाया होगा, पत्थर पहुंचाए होंगे, क्रेन वगैरह होती नहीं होंगी, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें। और तो और भगवान शिव का जो नटराज अवतार है वो भी यहीं पर काष्ठ धातु के ऊपर बनाई गई तस्वीरों में से एक था। तो कुल मिलाकर के चोल राजवंश जो था वो अपनी स्थापत्य कला के लिए, मूर्ति कला के लिए बहुत विख्यात था। राजा अपनी समृद्धि के परिचय के रूप में टेंपल्स का निर्माण करवाया करते थे। इसमें से केवल एक ही रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी